सरफेस केमिस्ट्री। कंपटीशन एग्जाम में भी इसमें हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग थोड़ा लेंदी तो है ही। तो सबसे पहले लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री है क्या। मतलब रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम सरफेस प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सरफेस प्रॉपर्टीज, यानी उसके पृष्ठतलों का अध्ययन किया जाता है। अब इसका जो मेन टॉपिक है हमारा, वो है हमारा अधिशोषण और अवशोषण। पहले समझ लेते हैं कि अधिशोषण क्या है और अवशोषण क्या है। अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन और अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं इससे कि अधिशोषण क्या चीज है। जैसे हमने एक चौक का टुकड़ा लिया और इससे एक शाही की कोई पात्र ले लो उसमें, और उसमें डिप कर दो इसे। तो थोड़े समय बाद या 5 से 10 मिनट के बाद जब हम इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरी जो चौक है वो सरफेस से पूरी ब्लू हो चुकी है। लेकिन जब जैसे ही हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका जो बीच का जो पार्ट है वो अभी भी व्हाइट है, और व्हाइट है तो इसका मतलब यह है कि जो इंक है वो केवल सरफेस पर ही टच हुआ है और अंदर जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ऐसा प्रोसेस जो केवल सरफेस पर भी हो रहा है, यानी कि एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें हमें जिसे हम अधिशोषण कहेंगे। लेकिन इसी एग्जांपल को यदि हम लें एक स्पंज के थ्रू, स्पंज का टुकड़ा लिया और उसे इंक में डिप कर दिया और पता चला कुछ समय पश्चात तो इसमें ये जो पूरा के पूरा जो स्पंज का टुकड़ा है ये पूरा ब्लू हो चुका है, अंदर तक ब्लू हो चुका है, और इस अंदर वाले पार्ट को हमने नाम दे दिया बल्क, यानी कि स्थूल। तो यदि कोई प्रोसेस उसके सरफेस पर हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अधिशोषण, और यदि वो पूरे बल्क में हो रहा है यानी पूरे के पूरे पार्ट में वो फैल चुका है तो इसे हम कहते हैं अवशोषण। यानी हमें समझ में तो आ गया कि अधिशोषण क्या है और अवशोषण क्या चीज है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिशोषण किसी भी सतह पर उसके स्थूल की अपेक्षा यदि उसकी पृष्ठ पर संचित होता है कोई मटेरियल या मॉलिक्यूल्स तो उसे हम कहते हैं अधिशोषण, और यदि उसके पूरी बल्क बॉडी में यदि पूरा के पूरा पार्ट जो है वो फुल फिल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अवशोषण। अब इसके कुछ और पार्ट्स को हम लेते हैं, जैसे अधिशोष्य। ये क्या चीज है? अधिशोष्य जो है इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे एब्जॉर्बेट, एडजॉर्बेट। ठीक है। अब ये क्या चीज है? जैसे भी हमने लिया था चौक, तो चौक जो था और उसकी सतह पर जो इंक जो उसकी सरफेस पर जो जमा हुआ था, तो वो जो इंक थी उसे हम कहेंगे अधिशोष्य। अधिशोष्य यानी कि जो जिस सरफेस पर सतह पर जमा हुआ है वो हमारा अधिशोष्य है। यानी हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ जो सूक्ष्म विभाजित ठोस या द्रव की सतह पर अधिशोषित होता है अधिशोष्य कहलाता है। और सेम इसी तरीके से हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा अधिशोषक। अधिशोषक। अब ये क्या है? जो हमारी चौक का टुकड़ा था या हमारा जो स्पंज का टुकड़ा था वो हमारे लिए अधिशोषक का कार्य करेगा, और इसे कहते हैं हम एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंक थी वो तो है हमारी अधिशोष्य, और जो हमारा चौक का टुकड़ा था वो है हमारा अधिशोषक। यानी हम कह सकते हैं कि अधिशोषक क्या क्या हो सकता है हमारे लिए? लिक्विड मटेरियल हो सकता है, सॉलिड मटेरियल हो सकता है, गैस नहीं हो सकती, लेकिन अधिशोष्य जो है हमारा सॉलिड, लिक्विड या गैसियस तीनों फॉर्म में हो सकता है ये। अब इसके बाद इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये तो चौक और ठीक है स्पंज, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्मली हमने देखा होगा कि कोई भी अगर हम बाजार से नई चीज खरीद के लेके आते हैं, तो जैसे कि हम कोई वॉच लेके आए तो उसके अंदर एक छोटा सा मटेरियल आता है जो होता है सिलिका जेल का। ये जो सिलिका जेल है इसका वर्क क्या होता है कि ये अपने आसपास जो भी वाटर मॉलिक्यूल है या वेपर है उसको अधिशोषित करने का काम करती है। तो हमने कह दिया कि ये सरफेस पर, लेकिन केवल सरफेस पर। तो सिलिका जेल का वर्क क्या हो गया? अधिशोषण का हो गया, यानी कि एडजॉर्प्शन क्रिएट करता है ये। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारे लिए क्या हो गए? एडजॉर्बेट या अधिशोष्य। तो हम कह सकते हैं सिलिका जेल जो है ये तो हो गया हमारे लिए अधिशोषक, शोषक, और जो H2O के मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर कंप्लीट जमा हुए हैं वो हमारे लिए क्या हो गए? अधिशोष्य। और ये जो प्रोसेस है जो कि कंप्लीट हुआ है केवल सरफेस पर, इसे कहा जाएगा अधिशोषण। अधिशोषण। ठीक है। सेम इसी तरीके से यदि हम दूसरा उदाहरण देखें CaCl2 का, तो CaCl2 का जो टुकड़ा है ये क्या करता है? जैसे ही इसे वेपर ऑफ वाटर में रखा जाए यदि हमें, तो ये जो है पूरा के पूरा जो H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसके अंदर तक फिल हो जाएंगे पूरा। यानी कि ये कैसा हो गया एक तरीके से प्रोसेस? अवशोषण का, यानी कि एब्जॉर्प्शन का।
अवशोषण का। तो CaCl2 क्या हो गया इसमें CaCl2 हो गया अधिशोषक, और जो वाटर मॉलिक्यूल थे जो इस समय पर पूरे उसमें जमा हुए हैं वो हो गए हमारे लिए अधिशोष्य। यानी अधिशोष्य हमारे अधिशोषण और अवशोषण दोनों में जमा होने वाला जो मटेरियल है उसे कहा जाएगा। ओके, तो ये हमारे हो गए कुछ एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के हमारे पास जो अब तक हमने पढ़ा अधिशोषण और अवशोषण के बारे में, तो हम अगर कुछ डिफरेंस लिखना चाहें तो मान लो मैंने एक तरफ लिख दिया अधिशोषण और एक तरफ लिख दिया अवशोषण। जब जितना पढ़ा है केवल उसके बेस पर, तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने एक फर्स्ट पॉइंट देखा है कि अधिशोषण जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना हो गया, यानी कि सतही परिघटना है। और अवशोषण क्या हो गया? पूरी स्थूल यानी कि पूरे वल्क में आ रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं ये वल्क फिनोमिना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है इसका कि अधिशोषण में जो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल है जो जमा हो रहा है वो किस जगह पर ज्यादा जमा होगा? सरफेस पर, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पर सबसे अधिक पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या जो भी पदार्थ है, मटेरियल है, उसकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पर पाई जाएगी? सरफेस पर। और अवशोषण में कहां पर पाया जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल सबसे ज्यादा? वो पाया जाएगा बल्क पर। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो अधिशोषण जो है वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा होता है, स्पीडली होता है, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ एडजॉर्प्शन वो स्टार्टिंग में तो स्पीडली होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे ये जो है वो घटती जाएगी। जबकि अवशोषण जो है वो कंप्लीटली पूरे वल्क में हो रहा है, तो इसकी जो पूरा के पूरा जो अंत तक जो वेग रहेगा वो इक्वल रहेगा, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल वेलोसिटी की चलेगी, पूरा एंड तक एक जैसी परिघटना कंप्लीट होगी। दूसरा अगर हम देखें तो अधिशोषण जो है वो केवल सरफेस पर हो रहा है, तो सरफेस पर हो रहा है तो इसे इजीली रिमूव भी किया जा सकता है, यानी कि इजीली रिमूव किया जा सकता है। अधिशोषण जो भी पदार्थ जमा हुआ है इजीली रिमूव किया जा सकता है। और जो तुम्हारा अवशोषण है उससे कुछ स्पेशल विधियां काम में लेनी होंगी, जैसे कि आसवन या क्रिस्टलन, तो इसे आसवन या क्रिस्टलन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो हमने कंप्लीट प्रोसेस पढ़ा है अधिशोषण या अवशोषण, हमने ये तो पढ़ लिया कि सरफेस पर सरफेस फिनोमेना या वल्क फिनोमेना है, लेकिन ये क्रिएट किस तरीके से हुआ है, वो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है या इसकी मैकेनिज्म क्या है जिसके थ्रू ये कंप्लीट हुआ है। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो होगा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन यानी कि क्रियाविधि किसकी? अधिशोषण की। आखिर ये कंप्लीट होता कैसा है, ये किस तरीके से, इसमें कौन से केमिकल फिनोमेना लग रहे हैं जिसकी वजह से कंप्लीट हो रहा है। तो इसका फर्स्ट है हमारे पास में, अगर मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट मैकेनिज्म जो इसकी बनेगी वो होगा अनबैलेंस फोर्स या असंतुलित बल। असंतुलित बल, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या हो गई? अनबैलेंस फोर्स या असंतुलित बल। चलो इसे समझते हैं। जैसे कि हमने एक सरफेस ली, सरफेस का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोई पृष्ठ लिया और अधिशोषक की तरह, जैसे हमने एक वाटर सरफेस ले ली, तो अगर वाटर सरफेस का हम अगर स्टडी करें तो पता चलेगा ये जो सरफेस हमने ली है इसमें पूरे उसमें ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब इस पूरे के पूरे बल्क में जो एक हमने एक सेंटर का ले लिया मॉलिक्यूल और एक सरफेस का ले लिया, तो सेंटर का जो मॉलिक्यूल है इसके तरफ चारों तरफ से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो इक्वल फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। इक्वल यानी कि नेट फोर्स जो है वो चारों तरफ से इक्वल है और चारों तरफ से ये बैलेंस है, पूरे बैलेंस फोर्स वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन जो सरफेस पर जो भी हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर तो चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, लेकिन बाहर से इसको कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है। तो ये जो हमारी ऊपर की सरफेस है ये वाली, ये इस समय हमारी एक अनबैलेंस, यानी कि नीचे की तरफ तो सारे फोर्स वर्क कर रहे हैं, हर मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स वर्क कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए अब जो ये वाला जो हमारा पार्ट है ऊपर का जो फ्री है, तो इन वाले पार्ट को कहा जाता है फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी, और यही हमारा फ्री वैलेंसी का जो है इसे ही कहा जाता है एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर। अब ये एक्टिव सेंटर किस तरीके से वर्क करेंगे? अब हमारे पास ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है, तो ये जो भी हमारे वातावरण में जो भी मॉलिक्यूल है उसे अट्रैक्ट करेंगे इस फोर्स को इक्वल करने के लिए या बैलेंस करने के लिए। तो ऊपर से हमारे पास मान लो कि ये गैसियस मॉलिक्यूल हैं जो फ्री घूम रहे हैं, अब इन्हें ये अट्रैक्ट करेंगे और इन्हें अट्रैक्ट करेंगे तो इसके ऊपर जाकर के ये जमा होने लग जाएंगे। यानी कि किसी भी सरफेस की जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं उनके अनबैलेंस फोर्स के कारण या असंतुलित बलों के कारण हमारे जो भी वातावरण में जो भी कोई मॉलिक्यूल इस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है वो यहां पर आकर के जमा होने लग जाएगा। और किन जगहों पर जमा होगा? इन फ्री वैलेंसी या एक्टिव सेंटर्स पर। तो एक बात फिक्स हो गई, यानी कि हमारी एक्टिव सेंटर या फ्री वैलेंसी जो है वो फिक्स हो गई।
अगर ये फिल हो जाएंगी तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है वो शायद कम हो जाए या बंद हो जाए, इसे हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमें एक बात पता चल गई कि इन असंतुलित बलों के कारण ही हमारी एडजॉर्प्शन की परिघटना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब इन फ्री वैलेंसी या एक्टिव सेंटर, इन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं मुक्त संयोजकताएं और या सक्रिय केंद्र। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। अब सेकंड जो रीजन है वो है हमारा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, यानी कि अधिशोषण की उष्मा। अधिशोषण की उष्मा, ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है। फर्स्ट हो गया हमारा अनबैलेंस फोर्स और सेकंड है अधिशोषण की उष्मा। इसे किस तरीके से समझेंगे हम? मान लो हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, फ्री मॉलिक्यूल जो हैं, वो सरफेस पर जाकर के अट्रैक्शन के द्वारा वहां पर जमा हो रहे हैं अनबैलेंस फोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कि किसी अधिशोषक की सतह पर, ये अधिशोषक है, इस अधिशोषक की सतह पर यदि 1 ग्राम कोई अधिशोष्य इस सतह पर जाकर के जमा हो रहा है तो इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये इसके संपर्क में आएगा, तो इस पृष्ठ की यानी कि इस एक्टिव सेंटर्स की जो एनर्जी है वो कम होने लगेगी, और एनर्जी कम होने लगेगी तो एक तरीके से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के इस सतह पर जमा होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही अधिशोषण की उष्मा कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं अधिशोषण की उष्मा क्या है? एक रिलीज एनर्जी है या उत्सर्जित उष्मा। उत्सर्जित उष्मा, यही हमारी अधिशोषण की उष्मा कहलाएगी। और डेफिनेशन कहें तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम अधिशोष्य के अधिशोषक की सतह पर जमा होने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही अधिशोषण की उष्मा कहा जाता है। ठीक है, अब इसे समझते हैं हम डेरिवेशन के द्वारा। जैसे कि हम जानते हैं फ्री गिव्स एनर्जी डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इस इक्वेशन को समझते हैं हम। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी प्रोसेस यदि स्पॉन्टेनियसली होना चाहता है, यानी स्पॉन्टेनियस चाहता है वो, तो इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव होगा तभी हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। इस नेगेटिव को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो डेल्टा एस है, अब डेल्टा एस के बारे में समझते हैं। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज। और एंट्रोपी मतलब क्या है? रेंडमनेस। और रेंडमनेस मतलब अव्यवस्था। तो जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी डेल्टा एस का मान उतना ही ज्यादा होगा। अव्यवस्था मतलब जैसे कि हम समझते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल थे, गैसियस मॉलिक्यूल, अभी ये फ्री थे, दूर दूर थे और रेंडमनेसली मूव कर रहे थे, तो इस समय डेल्टा एस का मान जो था वो सबसे ज्यादा था। देखो घूम रहे हैं, अव्यवस्था सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये इस फ्री सेंटर या एक्टिव सेंटर या फ्री वैलेंसी पर जाकर के जमा होने लग गए तो इनका एक लेयर बनने लग गई और फिक्स जमा होने लग गए, तो इनकी रैंडमनेस जो थी वो कम होने लग गई, और कम होने लग गई तो डेल्टा एस हमारा क्या होने लग गया? कम होने लग गया। तो हमारी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा एस की वैल्यू हो गई नेगेटिव। ठीक है, और डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एस नेगेटिव है। ठीक है, और नेगेटिव और ये टेम्परेचर का जो आगे का साइन है ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव ये है और डेल्टा जी हमें पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए। डेल्टा जी हमें कैसा चाहिए? नेगेटिव। स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या हो गए? पॉजिटिव। तो अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। फिर से देखो एक और बार, डेल्टा एस नेगेटिव, तो माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव। तो अगर हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच का क्या होना चाहिए? नेगेटिव मान होना चाहिए, और वो भी हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव जब होगा तभी हमारा डेल्टा जी जो है हमें नेगेटिव प्राप्त होगा और ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, सोच करके देखना इसमें कि मान लो अगर डेल्टा एच नेगेटिव की वैल्यू कम है तो टी का मान फिर रिफ्लेक्ट करेगा कि टेम्परेचर का बढ़ना या घटना जो है किस तरीके से इस अधिशोषण को कंट्रोल करेगा। ठीक है, फिलहाल हमारा जो टॉपिक हो गया अधिशोषण की उष्मा, उसके लिए हम कह सकते हैं कि अधिशोषण जो है एक तरीके से यदि हम पॉइंट वाइज देखें कि अधिशोषण कैसा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि जैसे ही अधिशोष्य अधिशोषक के संपर्क में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक, उष्मा क्षेपी। ठीक है, सेकंड एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा? नेगेटिव। तीसरा, जब इस अधिशोषक की सतह पर जमाव होगा तो पूरे प्रोसेस में एनर्जी जो है वो कम होगी, यानी कि हमारे टोटल तंत्र की जो ऊर्जा है वो कम होगी। ठीक है, और चौथा हम लिख सकते हैं कि एंट्रोपी का मान जो है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंतर्गत क्या लिख सकते हैं? ये 4 पॉइंटों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है
कि ठीक है, हमने मैकेनिज्म देख ली कि कैसे अनबैलेंस फोर्स के कारण अधिशोषण कंप्लीट होता है और किस तरीके से थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस या अधिशोषण उष्मा के थ्रू हमारा ये वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ अधिशोषण, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, किस बेस पर? हमारा बेस रहेगा कि अधिशोषक यानी कि एडजॉर्बेंट और अधिशोष्य यानी कि एडजॉर्बेट, इन दोनों के बीच में कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो हमारा जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा? फोर्स। किस किस के बीच में? अधिशोष्य, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, और उसके बेस पर हमारा अधिशोषण की घटना जो है किस तरीके से कंप्लीट हो रही है। तो इस बेस पर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो दो प्रकार का होगा। फर्स्ट होगा फिजिकल फिनोमिना यानी कि भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण, फिजिकल फिनोमिना। ठीक है, अब फिजिकल फिनोमिना है, चलो इससे पहले समझ लेते हैं एक बार किस तरीके से कंप्लीट होगा। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और इस पर ये है हमारे कोई गैसियस मॉलिक्यूल या सॉलिड मॉलिक्यूल जो भी है। अब ये इस सरफेस पर जाकर के यहां पर हमारे एक्टिव सेंटर है, हमने बता ही रखा है कि एक्टिव सेंटर है, और मुक्त संयोजकता यानी फ्री वैलेंसी पाई जा रही है। तो ये इसके ऊपर जाकर के अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन किस फोर्स की वजह से? वंडर वॉल फोर्स की वजह से। हम जानते हैं कि ये वीक फोर्सेज हैं, वंडर वॉल फोर्स जो है वो किस प्रकार के फोर्सेज हैं? वीक फोर्सेज। अब वीक फोर्सेज है तो ये इसके ऊपर जाकर के जमा होने लगे। मान लो मैं एक और डायग्राम बना देता हूं इसको थोड़ा समझाने के लिए, कि ये तो हमारी थी इस टाइप से फ्री वैलेंसी, और इसके ऊपर जाकर के ये मॉलिक्यूल जमा होने लग गए। ठीक है, वीक फोर्सेज है। अब वीक फोर्सेज है तो ये जो जमा हुआ है हमारा अधिशोष्य, ये फिर से अन्य मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से ये फिर जमा होने लग जाएंगे और इस तरीके से लेयर बनने लग जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट, ठीक है, और मैग्नेटिकल फोर्स किस प्रकार का फोर्स है? फिजिकल फोर्स है। और फिजिकल है तो मान लो इसको ये तो हमारा मैग्नेट, और इस मैग्नेट को हमने और अधिशोष्य के रूप में ले लिया हमने आयरन। अभी आयरन जो है इस मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करेगा तो चारों तरफ इसके जमा हो जाएगा, जमा हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैलेंसी कंप्लीट होने के बाद भी ये जो और आयरन के मॉलिक्यूल हैं इन्हें भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये फिजिकल फोर्स है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। हाँ, इतना हो सकता है कि जैसे जैसे लेयर बनती जाएंगी वैसे वैसे इसका मान कम होता जाए, लेकिन ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करता रहेगा। ठीक है, तो पता क्या लग रहा है इससे पता लग रहा है कि ये जो भौतिक अधिशोषण है या हमारा फिजिकल फिनोमिना है, ये एक मल्टी लेयर फंक्शन को शो करेगा। मल्टी लेयर, क्योंकि वीक फोर्स है और वीक फोर्स है तो एक के ऊपर एक लेयर जमा होती जाएगी, मल्टी लेयर। चलो मैं इसमें पॉइंट वाइज लिख देता हूं। तो हमारा भौतिक अधिशोषण किस प्रकार का है? मल्टी लेयर फिनोमिना, मल्टी लेयर फिनोमिना है। ठीक है, सेकंड, अब जब ये अधिशोष्य इस अधिशोषक के संपर्क में आ रहा है तो हमने पहले बता रखा है कि जब बॉडी कांटेक्ट होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो हमारा प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। बिल्कुल एक्सोथर्मिक होना जरूरी है। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में हमने पढ़ रखा है कि डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस में प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक होगा डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव में प्राप्त होगा हमें। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो है, लेकिन वीक फोर्सेस की वजह से हमारी जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ही कम होगी, लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सेकंड हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब थर्ड क्या है? थर्ड हमारा है कि ये जो जमा हुए हैं यहां पर अधिशोष्य या अधिशोषक की सतह पर जो अधिशोष्य जमा हुआ है, अब अगर ये वीक फोर्सेस के द्वारा जुड़े हुए हैं तो इन्हें कुछ फोर्स देने पर ही आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है, यानी कि इनका जमना और इनका हटना प्रोसेस कैसा हो गया? रिवर्सिबल, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देख लें तो हमें पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और हमने कहा था कि डेल्टा एच की वैल्यू जो नेगेटिव है वो हाईली नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रही है, यानी कि इसका मान कम है, और कम है तो अब किसके ऊपर डिपेंड आ जाएगा? टी के ऊपर। और टी के ऊपर अगर डिपेंड है तो हम क्या कह सकते हैं कि टी यानी कि टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए, टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाएगा तो हमारा जो प्रोसेस है अधिशोषण का वो घट जाएगा, फिजिकल फिनोमिना है जो घट जाएगा। कैसे? जैसे कि मान लो मैंने टेम्परेचर देने लग गया तो वीक फोर्सेस डाउन होने लग जाएंगे, और डाउन होने लग जाएंगे तो ये सारे के सारे जो मटेरियल है वो अपनी सतह को छोड़कर हटने लग जाएंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं टी का मान बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण की जो रेट है वो घटने लग जाती है। भौतिक अधिशोषण कैसा होने लग जाता है? घटने लग जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण के लिए जो अच्छी परिस्थितियां वो कैसी होनी चाहिए? लो टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? लो टेम्परेचर पर भौतिक अधिशोषण जो है वो कैसा होगा?
ज्यादा होगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा भौतिक अधिशोषण का मान कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कुछ पार्ट भौतिक अधिशोषण का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रासायनिक अधिशोषण, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं हम। सेकंड है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण अभी हमने पढ़ा कि रासायनिक अधिशोषण में क्या है कि जैसे भौतिक अधिशोषण में बिग फोर्सेस वंडरवॉल वर्क कर रहा था, ऐसे रासायनिक अधिशोषण में केमिकल फोर्सेस, केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट होगी, यानी अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में केमिकल बॉन्डिंग आएगी। जैसे कि चलो इसे डायग्राम से थोड़ा सा बता देता हूं किस तरीके से। ये रहे हमारे एक्टिव सेंटर्स, और इसके ऊपर ये जो पदार्थ हैं वो आकर के जमा होने लग गए। ठीक है, अब इस अधिशोषक और इस अधिशोष्य के बीच में केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट होने लग गई। केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट होने लग गई तो मजबूत बंध बन रहा है, और मजबूत बंध बन रहा है तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होगी, और ज्यादा रिलीज होगी तो इसका मतलब जो यहां पर जो बंध बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, और लगभग जो एनर्जी रिलीज होती है वो, चूंकि हमने वहां बता रखा है 20 से 40, तो यहां हम क्रिएट कर सकते हैं 80 से लेकर 240 किलो जूल तक एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये स्ट्रांग बॉन्ड के रूप में वर्क कर रहा है। अब स्ट्रांग बॉन्ड के रूप में वर्क कर रहा है तो यहां पर इस जगह पर ये जो हमारी फ्री वैलेंसी है या एक्टिव सेंटर है ये कंप्लीटली यहां पर फिल हो चुके हैं, और कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। कोई वंडरवॉल फोर्स तो वर्क कर नहीं रहा है, केवल केमिकल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तो केमिकल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो यहां पर यूनिलेयर रह जाएगा, यूनिलेयर, एकल परत के रूप में सिर्फ यहां पर। जबकि वंडरवॉल फोर्स जहां पर भौतिक अधिशोषण में वर्क कर रहे थे वहां पर मल्टीलेयर फंक्शन हमने देखा था कि पूरा ऊपर तक ढेर लग चुका था, और ये केमिकल बॉन्डिंग शो हो रही है तो यहां पर यूनिलेयर क्रिएट होगी यहां पर। तो हम कह सकते हैं इस जगह पर कि हमारा जो प्रोसेस है वो यूनिलेयर के रूप में हमें दिखाई देगा। सेकेंड, हमें जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो है ही, और एनर्जी भी बहुत हाईली रिलीज हो रही है किलो जूल पर मोल के रूप में। ठीक है, और थर्ड जो है ये, अब चूंकि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में तो इन्हें आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता, और आसानी से हटाया नहीं जा सकता तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, और फोर्थ, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर का यदि इफेक्ट देखें, ये थोड़ा सा आगे हम स्पेशली इसे टॉपिक के जो अफेक्टिंग फैक्टर हैं उनमें देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चलो समझ लेते हैं इसे कि सीधी बात है केमिकल बॉन्डिंग जब क्रिएट हो रही है तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक चीज की आवश्यकता होगी हमें, और वो क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर स्टार्टिंग में हमें सक्रियण ऊर्जा कंप्लीटली मिल जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग में ये पूरा प्रोसेस जो है वो अफेक्टिंग फैक्टर में पढ़ेंगे हम कि टेम्परेचर बढ़ाने पर स्टार्टिंग में हमारी एनर्जी सक्रियण ऊर्जा के लिए वर्क करेगी, और उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा प्रोसेस कंटिन्यूस चलेगा। इसे आगे देखेंगे, लेकिन हम जो टेम्परेचर और प्रेशर के जो वर्क हैं उन्हें हम आगे जाकर के समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल जो टॉपिक्स हो गए, यानी कि अगर हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को यदि हम अलग अलग करें और इनका अंतर देखें, इनके बारे में कि क्या क्या अंतर क्रिएट हो सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या दिया था, थ्योरेटिकल चैप्टर है, डेरिवेशन टाइप की चीज इसमें कम आएंगी, लेकिन फिर भी इसे फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कि भौतिक अधिशोषण जो है उनके बीच में कौन सा कौन सा फोर्स वर्क करता है, तो वंडरवॉल फोर्स, और इधर रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सेकंड जो है कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज, और यहां पर लगभग 82 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज। अगर थर्ड पॉइंट देखें तो रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रोसेस है, और ये अनुत्क्रमणीय। ठीक है, दूसरा अगर इसे देखें तो ये लो टेम्परेचर पर ज्यादा होता है, और ये जो है सक्रियण ऊर्जा वर्क करने के कारण ये पहले उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर,
इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, ठीक है, बाद में देखेंगे इसे हम अफेक्टिंग फैक्टर में। दूसरा, इसमें किसी भी तरीके से सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? वंडरवॉल्फ फोर्स वर्क कर रहा है ना, और इसमें इसे स्टार्ट करने के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब भौतिक अधिशोषण जो है, चलो उसे हम फैक्टर अफेक्टिंग में देख लेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो इस भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को प्रभावित करते हैं, और टॉपिक भी हम ले लेते हैं उसे ही, फैक्टर अफेक्टिंग, और लेते हैं ठोस अधिशोषक पर गैसों का अधिशोषण। अब समझ में भी आने लग गया होगा। ठोस अधिशोषक मतलब क्या है? हमारी सरफेस है जिस पर गैस अधिशोष्य जाकर के जमा होने वाली है, और उसी के ऊपर हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम देखें इसमें, तो हमारा हम बोल सकते हैं कि जो नेचर है अधिशोषक की वो कैसी है, इसकी नेचर कैसी है, तो हम कैसे कह सकते हैं? अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? यानी कि, सॉरी टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, पहले पढ़ लेते हैं अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति यानी एडजॉर्वेट की, इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए? मतलब ऐसा एडजॉर्वेट होना चाहिए जो आसानी से लिक्विफाई हो जाए। यानी कि अगर गैस है तो यदि वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं तो वो अधिशोषक की सतह पर जाकर आसानी से जमा भी हो जाएंगी, और अधिशोषण की जो घटना है वो ज्यादा होगी, यानी कि उसकी रेट जो है वो हमें ज्यादा मिलेगी। तो ऐसे कौन कौन सी गैसें हैं जो इजीली हल्का सा प्रेशर लगाने पर ही लिक्विफाई हो जाती हैं या द्रवित अवस्था में पहुंच जाती हैं? जैसे कि अमोनिया ले लो या HCl ले लो। तो ये ऐसी गैसें हैं जिन्हें आसानी से ही हम कम प्रेशर पर ही लिक्विफाई किया जा सकता है, और जिससे हमारी अधिशोषण की रेट जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन इसको समझते किस रूप में है कि ऐसे कैसे कि कितना प्रेशर बढ़ाने पर ये लिक्विफाई हो जाएंगी? तो इसके लिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो होगा हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप, वे क्रांतिक ताप क्या है? अगर मैं डेफिनेशन बताऊं इसकी, तो वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर किसी गैस का द्रवीकरण संभव ना हो, चाहे कितना भी प्रेशर लगा दिया जाए द्रवीकरण संभव नहीं होगा, उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। डेफिनेशन है, इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं किस तरीके से। यानी कि मान लो हमारा जो क्या नाम है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो मैंने किसी गैस के लिए कह दिया कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी गैस का, कोई गैस एक्स है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब ये हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर 26 भी पहुंच जाता है वो, तो उसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगाओ उस गैस के ऊपर, लेकिन वो लिक्विफाई नहीं होगी, वो द्रवित अवस्था में नहीं जाएगी। 25 पर ही, मतलब 26 पर भी वो लिक्विफाई अवस्था में नहीं जा रही है, तो उसका अधिशोषण क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ज्यादा अधिशोषण चाहता हूं तो ये जो क्रांतिक ताप जो मैंने अभी फिलहाल उदाहरण में 25 बताया था, ये जितना ज्यादा होगा, मान लो कि मैंने एक टेम्परेचर मान लिया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, एक क्रिटिकल टेम्परेचर को मैंने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई गैस 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, उसके ऊपर ही वो दाब लगाने पर द्रवित नहीं होगी, वरना उसके नीचे नीचे वो प्रेशर लगाने पर आसानी से द्रवित अवस्था में पाई जा सकती है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कुछ गैसें हैं जैसे SO2, NH3 या HCl या CO2, या फिर कुछ गैसें लिख देता हूं CO, N2 और H2। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो, जैसे मैंने कह दिया, SO2 का है, और सबसे कम जो है वो H2 का है। तो इसीलिए SO2 पर यदि हम हल्का भी प्रेशर लगाएं, मान लो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा 1000 2000 जो भी है, अभी मैंने उसकी जो वैल्यू है वो क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो मतलब क्या हो गया कि हमें बहुत ज्यादा मौका मिल गया कि अब इसे प्रेशर लगा करके आसानी से द्रवित किया जा सकता है। लेकिन H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो सबसे कम है। अब सबसे कम है, मान लो कि मैंने रूम टेम्परेचर से भी कम मान लिया इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब मैं इसे कितना भी प्रेशर दूं तब भी मैं इसे द्रवित नहीं कर सकता। इसीलिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो गैसें हैं वो प्रेशर लगाने पर भी द्रवित अवस्था में प्राप्त नहीं होती हैं। सरफेस यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गैसियस फॉर्म में मिलेंगी बिल्कुल। तो अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा अधिशोषण किस में प्राप्त होगा? SO2 में, और सबसे कम किस में प्राप्त होगा? हाइड्रोजन में।
इसका अधिशोषण सबसे ज्यादा, इसका अधिशोषण सबसे कम, और ऐसे इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम। तो ये हो गया हमारा अधिशोष्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा सेकंड जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। ठीक है, अभी बताया मैंने तुम्हें कि अधिशोषक जो है उसकी सतह पर फ्री वैलेंसी एक्टिव सेंटर पाए जाते हैं, और जितने ज्यादा फ्री वैलेंसी एक्टिव सेंटर पाए जाएंगे उतना ही ज्यादा अधिशोषण होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं, किसी भी अधिशोषक की सतह जितनी रंध्रयुक्त या खुरदरी होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उस पर अधिशोषण की घटना उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं इसे डेफिनेशन से क्रिएट करूं तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम ठोस द्वारा प्रदत्त सतह अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाती है, और ये जितना ज्यादा होगा हमारी अधिशोषण की रेट उतनी ही ज्यादा पाई जाएगी। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख लें तो पैलेडियम का, प्लेटिनम का, एयू का और एनआई का ये ऑर्डर है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा मिलेगा हमें, यानी किसकी सतह ज्यादा खुरदरी या रंध्रयुक्त होगी या जिसके किनारे ज्यादा कटे फटे होंगे, तो पैलेडियम सबसे ज्यादा होगा और निकल उसमें सबसे कम होगा। थर्ड हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, टेम्परेचर अफेक्टिंग। मैंने पहले भी कहा था कि इसे थोड़ा सा टॉपिक के अकॉर्डिंग बाद में देखेंगे हम। तो ताप का प्रभाव मतलब किस तरीके से वर्क करेगा, तो हमने पहले ही बता रखा है कि जब डेल्टा एच का मान जितना ज़्यादा कम होगा तब हमारे टेम्परेचर अफेक्ट डालेगा अधिशोषण की रेट पर, और बाकी अगर डेल्टा एच का मान हाईली नेगेटिव है, जैसे कि हमने रासायनिक अधिशोषण में पढ़ा था, तो फिर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सक्रिय ऊर्जा वाला टॉपिक है, उससे आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे देखते जाएंगे। ठीक है, तो ताप के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक टर्म लेता हूँ x/m की। ये x/m किस तरीके से, x/m जो है ये है हमारा कि मैं कह सकता हूँ कि क्या नाम है, अधिशोषक का एकांक द्रव्यमान जो है और उस पर अधिशोषक की जितनी मात्रा जमा हो रही है उसे ही x/m के द्वारा डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब इस x/m और टेम्परेचर के बीच में यदि ग्राफ क्रिएट करें, x/m और टेम्परेचर के बीच में यदि ग्राफ क्रिएट करें, ठीक है, पहले मैं भौतिक अधिशोषण के लिए ग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ, भौतिक अधिशोषण के लिए। ठीक है, अब x/m और t के बीच में यदि ग्राफ क्रिएट